Hello students, we are discussing about the NCERT question answers of chapter 2 solutions class 12. Now the question number 21, two elements A and B. You have two elements A and B, and the elements A and B having formula when it combined with the B form AB2 and AB4. So two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4, means A one atom and B two atom combined together. ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से दो तरह की कंपाउंड्स बना रहे हैं. When dissolved in 20 ग्राम बेंजीन, जब आप 20 ग्राम बेंजीन में क्या ऐड कर देते हो, 1 ग्राम AB2. तो जब 1 ग्राम AB2 करते हैं तो क्या आता है आपका, दैट विल बी कम्स आउट टू बी, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर हो जाता है 2.3 केल्विन के. समझ में आया. जब आप 1 ग्राम AB2 को 20 ग्राम बेंजीन में डालते हैं तो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट लोअर देन द 2.3, मीन्स डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया. लेकिन जब हम 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम किसको, AB4 को आप किस में डालते हो, 20 ग्राम में बेंजीन में. जब 1 ग्राम AB2 को डालते हैं 20 ग्राम बेंजीन में, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है 2.3. जब इसी 1 ग्राम AB4 को डालते हैं तब जो क्या हो जाता है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है बाय 1.3. And you have the molar depression constant, and this molar depression constant, that is called Kf. Molar depression constant is 5.1 Kelvin kg per mole, and you have to calculate the atomic mass, means A का क्या मास है और B का क्या मास है, atomic masses of A and B. As we know that, क्योंकि आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ here the formula for the depression in the freezing point, we can easily calculate the molar mass. Now how can we calculate the molar mass, that is 1000 into weight of solute. आपने कितना सोल्यूट लिया है, AB2 कितना लिया है, 1 ग्राम, क्योंकि बेंजीन आपका 20 ग्राम है तो डैट मीन्स वो आपका सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट कितना है, 1 ग्राम. एंड यू हैव 5.1 KF. डेल TF कितना हो रहा है, जो AB2 डालने से जो रिड्यूस हो रहा है टेम्परेचर, वो कितना हो रहा है, 20.3. और आपका सॉल्वेंट का मास कितना है, 2. तो बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द मोलर मास ऑफ, अब ये मोलर मास किसका निकल के आया बेटा, AB2 का. ये मोलर मास किसका निकल के आया है, AB2 का. एंड सेम हेयर you can easily calculate the molar mass of AB4. Now how can you calculate the molar mass of AB4? Now 1000, 1 ग्राम ही आपने AB4 डाला था. Now here the molar elevation constant 5.1. अब जो AB4 डालने से जो रिड्यूस हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना हुआ है, 1.3, और सॉल्वेंट का मास कितना है, 20. नाउ बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द मोलर मास, और वो मोलर मास कितना आएगा आपका, 196.15. हेयर द मोलर मास ऑफ AB4 एंड हेयर द मोलर मास ऑफ AB2. तो अब हमें बच्चे मोलर मास यानी पूरे कंपाउंड का मास पता चल गया है, लेकिन मुझे किसका निकालना है, A और B का. नाउ बाय दिस अब हमें ये पता चल गया, तो लेट अस कंसीडर. तो हम कंसीडर करते हैं, सपोज आई हैव AB2. हम अगर निकालना चाहें तो इसका मोलर मास, अगर सिंपली फॉर्मूला यूज़ करते तो हम ऐसे निकालते हैं, A + 2B. अब इसका मोलर मास हमने सॉल्व करा है एंड इट कम्स आउट टू बी 110.87. इतना ही आया बच्चे. तो आप कंसीडर करिए, सपोज आप कंसीडर करते हैं A का है मास X और B का मास हो जाएगा Y.
So x plus 2y is equal to 110.8. Clear? Now same here, you can easily solve second equation, x plus. Now in second equation we can easily solve it. X plus 4y is equal to 196.15. Now by combining, subtracting these two equations, you know that we can easily calculate and find out the value of y, and y comes out to be 42.64. Now putting the value of y in any equation, putting the value of y in any of the equation 1 or equation 2, you will get the value of x, and it comes out to be 25.59. So the atomic masses of A and B is 25.59 and 42.64 unit. Now next question is, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, 36 gram glucose इन अ लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन, 36 ग्राम को 1 लीटर सोल्यूशन में डाल रखा है, एंड हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बच्चे, 4.98 बार. इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का है 1.52 बार्स एट द सेम टेम्परेचर. क्लियर? सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98, और सॉरी जो ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर है जब हमने 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डाला हुआ है, एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लूकोज इज 4.98 एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 1.52 बार्स एट द सेम टेम्परेचर. तो व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन, हमें क्या निकालनी है उसकी कंसनट्रेशन. फर्स्टली वी चेक व्हाट वी हैव गिवन इज, वी हैव टेम्परेचर, बिकॉज here the word uses osmotic pressure. So osmotic pressure formula is pi v is equal to nRT, where v is the volume, n is the moles. Now pi is equal to n by v RT. Now this is the concentration. Clear? This is the concentration. तो अब हम ये देखते हैं हमें दे क्या रखा है. We have temperature 300 Kelvin. Now द पाई इज़ द 1.52. आपको सोल्यूशन का प्रेशर कितना दे रखा है, 1.52. मीन्स यू हैव पाई, यू हैव टी, एंड यू हैव आर. आर इज़ द गैस कांस्टेंट, एंड यू शुड टेक द गैस कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ बार इन द यूनिट ऑफ बार. 0.083 बार लीटर per Kelvin per mole. Now we have to use this equation, pi is equal to CRT, as pi is equal to n by v RT, and number of moles by volume is called the C, and we have to calculate the C. So our equation may be pi is equal to RT, pi 1.52, R 0.083, and temperature 300 Kelvin. So by solving this you will get the 0.061 moles. आपको क्या मिल जाएंगे, 0.061 मोल्स. सिंस अब वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज़ 1 लीटर. सिंस वॉल्यूम सोल्यूशन की कितनी है, 1 लीटर की है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वुड बी 0.061 मोल. मोलैरिटी, बिकॉज मोलैरिटी हैज़ टू बी कैलकुलेटेड इन मोल्स पर लीटर, क्योंकि इतने मोल्स 1 लीटर में डले हुए हैं, तो दैट मीन्स देयर मोलैरिटी इज़ 0.061. Now next question is, suggest the most important type of intermolecular attractive interaction. Intermolecular means इन molecules के बीच में जो interaction है in the following pair, कौन सी interaction है, ठीक है. Now hexane and octane, we know that both are the covalent compounds. hexane भी covalent है, और आपका क्या है, आपका octane भी क्या है, आपका कोवलेंट है. और इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड यू यूज़ वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ attraction. So these are the van der Waals forces of attraction. Now next is I2 and CCl4. Iodine is also the formed by the sharing of the electron. That means this is the covalent molecule, and CCl4 is also the covalent compound. That means they have also the van der Waals forces of attraction. Now next is sodium chlorate and NaClO4. Sodium
chlorate and water, sodium chlorate and waters. Now water is H2O, which is the covalent compounds, but NaClO4, here chlorate have minus charge and sodium has +1 charge, that is the formation of ions, क्योंकि अब ये आयनिक कंपाउंड है. इफ़ यू ऐड आयनिक कंपाउंड इन द वाटर देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. तो एक तो हो गई आपकी. अब इंट्रैक्शन पानी में डालने के बाद किससे होएगी? एक तो आयंस की, क्योंकि वाटर में डालने के बाद सोडियम क्लोरेट गेट कन्वर्टेड इनटू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस सोडियम क्लोरेट इज द आयनिक कंपाउंड. सोडियम क्लोरेट इज़ द आयनिक कंपाउंड. न जैसे ही आप इसको बेटा वाटर में डालेंगे तो क्योंकि क्लोरेट आयन पे क्या चार्ज है? माइनस, और सोडियम आयंस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव. दीज आयंस आर फोम्स एंड वाटर विच इज़ a covalent compound, but they have charges due to the presence of electronegativity difference between the oxygen and hydrogen. So they acquire partial negative charge to negative charge and they have partial positive charge. तो हेयर क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट है तो इसको बोलते हैं हम डायपोल. क्या बोलेंगे हम? डायपोल. तो दैट मीन्स देयर इंट्रैक्शन बिटवीन द आयंस एंड डायपोल्स. इंट्रैक्शन किस किसके बीच में हो जाएगी? आयंस एंड डायपोल्स. Now next is methanol. Now methanol formula is CH3OH. This is the formula of methanol. And next is acetone. CH3COCH3. Now there is the due to this electronegative differences, methanol also have the charges on the oxygen atom, more electronegative oxygen atom and the less electronegative hydrogen atom. So due to this they exert dipole. And same here in the acetone also exert the electronegativity difference. Due to this the oxygen carry partial negative charge and hydrogen carry partial positive charge. So this, due to this, it form the dipole and acetone also form the dipole. So there is an interaction between dipole and dipole. Now next is acetonitrile. Now here the acetonitrile, this is the acetonitrile. And acetone, same, CH3COCH3, this is the acetone. Due to this, because they have also the electronegative difference between nitrogen and carbon, so there will be the formation of charges and you can say dipole. क्या बोलेंगे बेटा हम? Dipole. And same here in the acetone, due to this electronegative difference they exert charges on the molecule and also produce dipole. So there will be also the dipole interaction between the molecule or between the substances. Now next question is based on the solute and solvent. Means जो आपको solute दिया गया है और आपको solvent दिया गया है, इन बेसिस पे आपको इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी आपने क्या ट्रेंड लेना है? इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड लेना है इन नॉर्मल ऑक्टेन के लिए. ठीक है. और आपने नॉर्मल ऑक्टेन में क्या क्या ऐड करना है? साइक्लोहेक्सेन, KCl, मिथेनॉल एंड एसिटाइल नाइट्राइल. नाउ फर्स्टली वी नो दैट ऑक्टेन इज द कोवेलेंट कंपाउंड. प्लस नॉन पोलर कंपाउंड. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह की पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है. तो वी नो दैट लाइक डिज़ोल्व लाइक. हमने पढ़ा था बच्चे कि एक पोलर कंपाउंड पोलर में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है. तो क्योंकि नॉर्मल ऑक्टेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अगर कोई सोल्यूट आपको दिया जाएगा एंड दैट शुड बी द नॉन पोलर solute, so it completely dissolve in the octane. But if you have the ionic compound but does not dissolve in the octane. So now cyclohexane, हमें कौन सा ऑर्डर लेना बेटा? इंक्रीजिंग. हमें इंट्रैक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग solubility in the normal octane. Now normal octane is a non-polar compound that the solubility of the non-polar solute is more than that of a polar solute. Means non-polar solute जल्दी ज़्यादा dissolve होएगा as compared to the polar solute. The order of increasing polarity
अगर पोलैरिटी इंक्रीज़ करनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी इंक्रीज़ होएगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, इसमें पोलैरिटी कम है क्योंकि ये जो है आपका क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा किसके अंदर, नॉर्मल हेक्सेन के अंदर, नॉर्मल ऑक्टेन के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज CH3CN, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है बट दिस इज ऑल्सो द कोवलेंट कंपाउंड, तो इट ऑल्सो डिजोल्व, बट चाहे वो सॉल्युबिलिटी कम हो बट डिजोल्व इन द नॉर्मल ऑक्टेन। आफ्टर दैट CH3OH, due to the presence of this due to the presence of this O, or this is the second largest electronegative element, so it dissolve in the ionic compound, not in the non-polar or polar solvent, not in the non-polar solvent. So solubility अब इसकी और कम हो जाएगी. Now KCl is a ionic compound. KCl is the ionic compound, and ionic compound does not dissolve in the non-polar solvent. So polarity increases and solubility decreases. तो देयर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इज़ लाइक दिस. फर्स्ट KCl बहुत कम डिजोल्व होएगा या होगा ही नहीं, फिर मिथेनॉल, फिर मिथाइल एसिटाइल नाइट्राइल, एंड देन साइक्लोहेक्सेन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई. आपको इन सभी कंपाउंड्स में, यू हैव 6 कंपाउंड्स, आपको आइडेंटिफाई करना है विच आर इनसॉल्युबल. कौन सा कंपाउंड क्या है, इनसॉल्युबल है, पार्शली सॉल्युबल है जो बिल्कुल नहीं डिजोल्व होता, कम डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन कम होता है, और एक आपने हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो पहले हम ये देखते हैं, हमने ये सारे मतलब फिनोल, टॉल्विन, फॉर्मिक, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्लोरोफॉर्म, पेंटेनॉल, ऑल दीज आर यू हैव टू डिजोल्व इन वाटर. तो फर्स्टली वी सी जिस सॉल्वेंट के अंदर हम इन सॉल्यूट को डाल रहे हैं, दैट सॉल्वेंट कैरी पोलैरिटी. अब उस वाटर के ऊपर क्या है, पोलैरिटी है बच्चे, और जिसके ऊपर पोलैरिटी होएगी तो आपको भी पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, एक पोलर कंपाउंड. तो जो पोलर कंपाउंड्स होंगे वो एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन. फर्स्ट इज फिनोल. नाउ फिनोल फॉर्मूला C6H5OH, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. दिस इज बेंजीन, और ऊपर क्या ग्रुप होगा, OH. क्लियर. तो अब फिनोल का फॉर्मूला क्या है ये. नाउ फिनोल पर जो ये OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप जो है दैट हैज़ द पोलर ग्रुप. क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बट दिस इज द नॉन पोलर, बट दिस वन इज़ द नॉन पोलर. ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज and hydrogen partial positive charge, but non polar group is this. So phenol, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल तो पोलर है, आधा मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है, और वाटर हमारा कैसा कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट्स है, तो इसका मतलब फिनोल जो होगा पार्शली सॉल्यूबल करेगा वाटर के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज टॉल्विन. टॉल्विन में देखा दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, दे हैव नो पोलर ग्रुप. किसी भी ग्रुप में ना तो इसके अंदर पोलैरिटी आती और ना ही फिनाइल ग्रुप के अंदर पोलैरिटी आती है, और ना ही CH3 यानी मिथाइल ग्रुप के अंदर पोलैरिटी है. तो डैट मीन्स ये बिल्कुल भी, क्योंकि वो वाटर जिसके अंदर डालना है वो हमारा क्या है, पोलर है, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं. तो डैट मीन्स कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड. नाउ हियर OH group again is the polar molecule. तो due to this polarity and also can form hydrogen bonding with the water. एक तो इसके अंदर खुद पोलैरिटी है और प्लस ये वाटर को ऐड करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, तो इस इज़ हाईली सॉल्युबल इन द वाटर. नाउ नेक्स्ट इज इथाइलिन ग्लाइकोल. नाउ इथाइलिन ग्लाइकोल इज हैविंग द 2 OH group on 2 carbon. Now they have the polar OH group और ऊपर से 2 and can form the hydrogen bonding with the water, so it also highly soluble in water. Now next chloroform. What is the formula for the chloroform? CHCl3. Now this is the non-polar. This is the non-polar compounds. Due to this, it does not dissolve in the water. Now pentanol. Now pentanol formula is C5H11OH. Now this OH is polar group. लेकिन जो R ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, और ये वाटर हीटिंग है, नॉट वाटर लविंग.
So that means they are also partially soluble in the water. So next question is, if the density of some lake water is 1.25 gram per ml. आपको बच्चे डेंसिटी दे रखी है लेक वाटर की, एंड डेंसिटी इज द 1.25 ग्राम पर ml, और उसमें क्या है आपके उस लेक वाटर में 92 ग्राम सोडियम आयंस है पर केजी ऑफ वाटर. अगर आप 1 kg वाटर लेते हो तो 1 kg वाटर में 92 ग्राम क्या है आपके सोडियम आयंस. तो यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो पहले हम अपने मोलैलिटी के फॉर्मूले को देखते हैं. मोलैलिटी क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना होना चाहिए? केजी में होना चाहिए. क्लियर? हमारी मोलैलिटी निकल जाती है. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल्स? ना मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय N इज इक्वल टू W. N इज इक्वल टू W बाय M, where W इज 92 ग्राम, क्योंकि वो कह रहा है कि सोडियम आयंस इज प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द वाटर, दैट इज 92 ग्राम अपॉन में 23. तो 92 डिवाइडेड बाय 23. तो हेयर कम्स आउट टू द मोल्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी. नाउ मोलैलिटी मीन्स वो 1 kg किसके अंदर? वाटर के अंदर. तो 1 kg वाटर के अंदर ही निकालना है. उसको दे भी किसने रखा है? 1 kg वाटर. सो डिवाइडेड बाय 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 4. सो मोलैलिटी ऑफ दैट लेक वाटर इज 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the solubility product of cuprous sulfite is 6 into 10 to the power minus 16. जो solubility product है वो कितना है बच्चे? 6 into 10 to the power minus 16. तो maximum molarity of copper sulfide in aqua solution. आपको maximum molarity means you will say that molarity you have to calculate this. Now we know that जो कॉपर सल्फाइड होता है, अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं पानी में, अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में सल्फर -2, यानी सल्फाइड आयंस एंड कुप्रस आयन. कॉपर आयंस बन जाएंगे और क्या बन जाएंगे? सल्फाइड आयंस, Cu2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव. नाउ हेयर if you know the concept of chemical equilibrium or ionic product of water or solubility product of water is directly proportional to the product of the concentration. Now Ksp is here, copper 2 positive, and the sign is for the concentration of these two ions, copper 2 positive and sulfide ions. Suppose copper 2 positive solubility is S and sulfide ions also have the solubility S. Now here is the S square and Ksp, that is the solubility product, and this solubility product is 6 into 10 to the power minus 16. So you have to solve the square by taking the root of this. Now by this, taking the root of this, you by solving this you will get 2.45 into 10 to the power minus 8 moles per liter. So the maximum molarity is 2.45 into 10 to the power minus 8 moles per liter. Now next question is, calculate the mass percentage. Mass percentage, we know that जिस भी component को आपको निकालना है तो mass of that component divided by total mass of the solution multiplied by 100. तो मास परसेंट एस्प्रिन की निकाला एंड यू हैव द फॉर्मूला ऑफ द एस्प्रिन C9H8O4. इन एसिटोनाइट्राइल्स यानी CH3CN में मास परसेंटेज निकाल के दिखाओ. और अगर आप क्या ऐड कर रहे हो? 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन डिजोल्व कर रही है 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल. सो इन बोथ द केसेस यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट. लाइक अब आपको क्या है? परसेंटेज निकालनी है हमने. नाउ वी नो डैट 6.5 किस में घुला हुआ है? डिजोल्व किस में है? 450. तो दिस इज़ आर सोल्यूट एंड दिस इज़ आर सॉल्वेंट. तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 456.5. सो वी हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन. तो 6.5 डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन
456.5 multiply by 100. So you can easily calculate, and the mass percentage of aspirin comes out to be 1.424%. Now next question is nalofrin. Nalofrin, that is very much similar to morphine. ठीक है. The combat withdrawal symptoms in narcotics uses. बच्चे जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स के लिए यूज़ टू कॉम्बैट, मतलब उसके विड्रॉल सिम्टम्स को कॉम्बैट करने के लिए हम जनरली नैलोफ्रिन्स को यूज़ करते हैं. नाउ डोज ऑफ नैलोफ्रिन्स जनरली गिवन इज़ 1.5 mg. तो जनरली 1.5 mg की डोज दी जाती है इसकी. तो इसका मास जो है, द मास ऑफ 1.5 10⁻³ ठीक है. कैलकुलेट द मास ऑफ दिस एक्वा सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव के डोज. आपको कितना मास चाहिए और आपको ये सोल्यूशन तैयार करना है, ऊपर वाली डोज का 1.5 mg डोज का एक्वा सोल्यूशन तैयार करना है. और मोलालिटी आपको दे रखी है 1.5 × 10⁻³ स्मॉल m, वेयर द स्मॉल m इज मोलालिटी. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. Now firstly we have to solve the molar mass of nalofene. Now molar mass of the nalofene can calculate this. Carbon, that is 19 atom, 19 × 12 plus 21 × 1 plus 14 plus 16 × 3, and it comes out to be 311. Now अब इसका क्या मतलब है कि 1.5 × 10⁻³ molality, this molar solution means this number of moles of this dissolved in 1000 gram of water. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 kg of water contain this 1.5 × 10⁻³ तो 311 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 311 से, एंड मास कम्स आउट टू बी 0.4665 ग्राम. It comes out to be, because we know that we can easily calculate the given weight, that because moles is N is equal to W by M, and we have to calculate the W. तो N into M, N 1.5 × 10⁻³ M, that is 311. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, गिवन वेट इट कम्स आउट टू बी 0.4665. नाउ टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि अब 1000 ग्राम में डिजोल्व है तो आपका सोल्यूट का मास कितना है 0.46, और सॉल्वेंट का मास कितना है 1000. तो टोटल जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा 1000.4665 ग्राम. नाउ हमें ये पता चला कि मास ऑफ द, अब हमें ये निकालना है, दिस इम्प्लाइज दैट मास ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ऑफ नैलोफ्रीन इज़, भाई अगर सोल्यूशन का जो मास है वो कितना है, ये दैट इज़ 1000.4665. तो 1.5 mg नैलोफ्रीन का कितना होगा, इतने ग्राम का मास है 1000, तो 1.5 mg का कितना होगा, तो 1000.4665 डिवाइडेड बाय 0.4665 multiply by 1.5, and this mg should be converted into gram multiplied by 8 10⁻³ so it comes out to be 3.22. Now hence the mass of the solution required is 3.22 gram. Now next question, calculate the amount of benzoic acid. आपको कितना बेंजोइक एसिड चाहिए रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग. आपको क्या प्रिपेयर करना है 250 ml. आपको क्या प्रिपेयर करना है 250 ml सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 0.50 m सोल्यूशन में. नाउ अब ये चीज़ हमें क्या सिखाती है बच्चे कि 0.15 कैपिटल M का मतलब 0.15 मोल्स जो हैं वो बेंजोइक एसिड के 1000 ml के अंदर डिज़ोल्व है. तो क्या इस बात को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 1000 ml of the solution have 0.15 moles. Then what about the 250? जब 1000 ml में कितने हैं आपके 1000 ml में कितने हैं 0.15. सो आप ये कह सकते हैं बच्चे 1000 ml of solution contain 0.15 moles. तो आपको किस में निकालने हैं 250 ml सोल्यूशन में. तो 0.15 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 250 एंड यू विल गेट मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड.
नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द गिवन वेट. देन गिवन वेट आप कैसे निकालेंगे? दैट मोल्स दैट इज कम्स आउट टू बी n. हमें पता है जो फॉर्मूला होता है गिवन वेट निकालने का, n इज इक्वल टू W बाई m. यू हैव टू कैलकुलेट द W, तो n इंटू m. नाउ n आपका कितना निकल के आया है? 0.0375. नाउ मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना निकल के आया है? 122 ग्राम. सो वी कैन ईजिली मल्टीप्लाई द n इंटू m एंड वी गेट द required benzoic acid mass, that is 4.5 gram. Now next question is depression in the freezing point of the water observed for the same amount of acetic acid. जो डिप्रेशन फाइंड आउट किया गया है फ्रीजिंग पॉइंट में ऑफ वाटर का, और जब आप उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हो? सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, टाइफ्लोरो एसिटिक एसिड, इंक्रीज इन द ऑर्डर. जो इंक्रीज होता है गिवन ऑर्डर में, एक्सप्लेन ब्रीफली. तो आपका इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है मीन्स एसिटिक एसिड है, फिर उससे ज़्यादा किस में आ जाएगा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, और उससे ज़्यादा किस में आ जाएगा? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? नाउ अब हमें पता है बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH. नाउ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3. You will remove all these 3 hydrogen, and in spite of these 3 hydrogen you will use 3 chlorine. And trifluoro, in spite of this chlorine you will use 3 fluorine atoms, CF3COH. Now we know that among hydrogen, chlorine, fluorine, the fluorine is the most electronegative element and hydrogen is the least electronegative element. तो अब नेचुरली बात है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी. कहाँ से विड्रॉ करेगी? इटसेल्फ. अब ये अपने इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगी, लेकिन एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड कैन ईजिली गिव H पॉजिटिव आयंस. अब ये तीनों के तीनों फ्लोरीन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से OH बॉन्ड वीक हो जाएगा और H रिलीज होएगा एज H पॉजिटिव आयंस. तो इसका मतलब जो आयनाइजेशन है सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की. नाउ मोर आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होएगी? डिप्रेशन. क्योंकि हमें पता है कॉलिगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस. ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस, ग्रेटर विल बी द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. हैंस द डिप्रेशन जो किस में जाएगा? लाइक दिस, एसिटिक एसिड, उसके बाद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड उसके बाद ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और किसका निकालना है? वाटर का निकालना है. और कब निकालना है बच्चे? जब 10 ग्राम. नाउ व्हाट इज दिस 10 ग्राम? दिस 1 2 3 4. तो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड. आपने ऐड किया हुआ है 10 ग्राम 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड ऐड किया है आपने. किसके अंदर ऐड किया है? 250 ग्राम ऑफ वाटर. and your constant is 1.4 into 10 to the power minus 3, and your cryoscopic constant is, or molar depression constant is 1.86. now firstly you have to calculate the molar mass of 2-chloro-butanoic acid, and it comes out to be. Now molar mass of 2-chloro-butanoic acid is 122.5, and we can easily calculate the number of moles. By number of moles can be calculated as W by M. Now given weight is 10 and the molar mass is 122.5. So by dividing this you will get the number of moles जो कि 10 ग्राम this chloroacetic acid के अंदर जो present है. Now this will be the 0.0816 mole. It is given that 10 gram of 2-chloro-butanoic acid added to the 250 gram of water. ये जो 10 ग्राम आपका जो एसिड है वो किस में प्रेजेंट है? 250 ग्राम ऑफ वाटर. तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मोलालिटी. नाउ व्हाट इज मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नाउ यू हैव 0.816.
divided by 250. Now the 250 is the gram, but you have to convert it into kg, and it comes out to be, that will be the 0.3264. clear? 0.3264 moles per kg. नाउ अब हमें ये देखना है बच्चे कि जो हमें सब्सटेंस दिया गया है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मीन्स अगर वो आयंस में फॉर्मेशन हुआ है तो कितने आयंस की फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि हमें पता है कि 2-chlorobutyric acid undergo dissociation according to the following equation. नाउ 2-chlorobutyric acid कैसे ब्रेक करेगा बेटा, जो एसिटिक एसिड का OH बॉन्ड है, इट गेट वीक एंड कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयंस. नाउ here the initial concentration, suppose we have the initial concentration is C moles per liter. So जब आपने रिएक्शन की शुरुआत की थी, you have only the reactant but not the product. So the product concentration is 0 and 0. You have two product and both the product have the 0 concentration. Now at equilibrium, जब रिएक्शन प्रोसीड हुई है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गई है, तो जितना रिएक्टेंट था उतना ही क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट. नाउ रिएक्टेंट कितना है, C1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. C1 माइनस अल्फा. नाउ ये 1 माइनस अल्फा है तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, C अल्फा, and the H positive ion is also the C alpha. Now we can easily calculate here equilibrium constant. This is the equilibrium constant can be calculated as the concentration of product upon the concentration of reactant. So C alpha dot C alpha upon में C1 minus alpha. Now see here the C cancel, so you have C alpha square upon में 1 minus alpha. Since alpha is very small with respect to 1, क्योंकि alpha very small है, so 1 minus alpha can be equivalent to 1, or you can say CA equilibrium constant is equal to C alpha square. And here you can degree of dissociation can be calculated as alpha root K root of equilibrium constant upon में C. Now you have the equilibrium constant, that is 1.4 into 10 to the power minus 3, and the concentration is 0.3264. Now divide these and you will get the degree of dissociation, that is 0.0655. Now again by taking this equation, कि chlorobutyric acid can be break as like this. Now suppose initial moles is 1, suppose we are starting with this initial mole, that will be the 1, and initial mole is 1, but at the time of the starting of this reaction product concentration is 0. So at equilibrium 1 minus alpha, आपका वो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसा रह जाएगा, अल्फा एंड अल्फा. नाउ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा. क्लियर? 1 माइनस अल्फा, यू ऐड ऑल द मोल्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हेयर कम्स आउट टू बी 1 प्लस अल्फा. आयोटा जो आपके टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम आए हैं डिवाइडेड बाय जो आपकी क्या आए थे बच्चे, डिसोसिएशन, दैट इज द 1 प्लस अल्फा अपॉन में 1. Now iota is equal to, or want of factor is equal to 1 plus alpha, and you have to calculate alpha, that comes out to be 0.0655. So by adding 1 you will get the 1.0655. So here we can calculate the want of factor. Now अब हमें क्या निकालना बच्चे, depression in the freezing point of water, and the formula of that is del TF is equal to iota, or you can say want of factor Kf into m, where I is the 1.0655 into constant 1.86 multiplied by molality 0.3264, and it comes out to be 0.65 Kelvin. Okay students, I hope you understand this question. Okay, bye bye.